फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 10 में प्रश्न नंबर 18 तक पढ़ा था। चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग साइंस तृतीय प्रश्न पत्र में लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए और सेकंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं के साथ इस क्लास को क्या करिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। और इसके पहले लेक्चर नहीं देखें तो आप लोग जा करके इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से देख लीजिए। प्रश्न नंबर 19, निम्न का आविष्कार किसने किया? परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि परमाणु क्या होता है, गोल होता है और इसके बीच में नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है। गोल सर्कुलर पाथ में, वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। ये किसने खोजा? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु संख्या, ठीक है, परमाणु संख्या को किससे डिनोट करते हैं? जेड से। और परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी, तो एटॉमिक थ्योरी बताएंगे किसने दिया था? बोहर एटॉमिक थ्योरी, बहुत सारे जो होते हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ये सब किसने दिया? तो चलिए पढ़ते हैं। परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर किसने दिया था? बोर ने दिया था। इसको लिखेंगे बोर और रदरफोर्ड ने। बोर और रदरफोर्ड ने बताया था कि परमाणु क्या होता है, उदासीन आवेशित होता है और क्या होता है, वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये बोर एवं रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना खोज किया था 1913 में। प्रोटॉन, रदरफोर्ड ने खोज किया था प्रोटॉन का 1919 में। इलेक्ट्रॉन जे जे थॉमसन 1897 में। न्यूट्रॉन चैडविक ने किया था 1932 में। परमाणु संख्या मोजले ने किया था 1913 में। परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने 1803 में। तो ये याद रखेंगे, परमाणु संरचना 1913 में खोज हुई, प्रोटॉन 1919 में, 1897 में इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले हुई है। और इलेक्ट्रॉन से पहले भी खोज क्या हो गई थी, देखिए 1803 में आपका खोजा गया था एटॉमिक थ्योरी की, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज होने से पहले क्या बना है आपका, एटॉमिक थ्योरी बना है। परमाणु सिद्धांत 1803 में और इलेक्ट्रॉन की खोज हुई है देखिए 1897 में। यानी कि जब परमाणु सिद्धांत दे दिया गया उसके 95 साल बाद आपका क्या आया था, इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ। उसके बाद आपका प्रोटॉन का खोज हुआ 1919 में और उसके बाद न्यूट्रॉन का, यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ है, नहीं पहले एटॉमिक थ्योरी का खोज हुआ है, उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ है, उसके बाद आपका हुआ है परमाणु संख्या का 1913 में और परमाणु संरचना का, उसके बाद आपका खोज हुआ है प्रोटॉन का, उसके बाद आपका खोज हुआ है न्यूट्रॉन का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, तत्व एवं उसके वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए एलिमेंट पढ़ते हैं। आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा जिसमें 118 तत्व से ज्यादा तत्व हैं। तो जो पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं वे तत्व कहलाते हैं, वो एलिमेंट कहलाते हैं। जैसे सोडियम क्या है, तो सोडियम के अंदर सोडियम के ही मॉलिक्यूल रहेंगे। यहाँ पे कैल्शियम नहीं आ जाएगा, मैग्नीशियम नहीं आ जाएगा, तो सोडियम में ही क्या आ जाएगा, सोडियम एलिमेंट में सोडियम के ही क्या होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। परमाणु क्या होते हैं, सबसे छोटी इकाई होती है, जिस प्रकार सेल होता है, कोशिका होता है। तत्वों को प्रतीकों द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब तक लगभग 119 तत्व खोजे जा चुके हैं। मैंने आपको 118 बताया है, तो 119 तत्व खोजे जा चुके हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के गुणों में भिन्नता होती है, लेकिन किसी तत्व के सभी परमाणुओं के गुणों में समानता होती है। जैसे सोडियम देखिए, मैग्नीशियम देखिए, ठीक है, तो ये क्या होता है, 1+ बनाता है, मैग्नीशियम भी क्या बनाता है, 2+ बनाता है, कैल्शियम क्या बनाता है, 2 धन आयन बनाता है। तो ये सब क्या होते हैं, अलग अलग तत्वों के अलग अलग गुण होते हैं और किन्हीं में समानता भी होती है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि। यौगिक देखिए, यौगिक कंपाउंड, दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में संयोग करके एक नवीन पदार्थ बनाते हैं।
यौगिक या कंपाउंड कहलाते हैं। जब दो या दो से अधिक एलिमेंट क्या करते हैं, निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो कंपाउंड बनते हैं। यौगिक के अवयवी तत्वों और यौगिक के गुण अलग अलग होते हैं। तो यौगिक में क्या होते हैं, जो अवयवी तत्व होते हैं उनके गुण अलग अलग होते हैं। जैसे कोई एक यौगिक ले लीजिए C6H12O6, ये क्या है, यौगिक है जो कार्बन एलिमेंट, हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट से बना है। तो इसमें क्या होगा, देखिए कार्बन का अलग गुण होता है, हाइड्रोजन का अलग गुण होता है, ऑक्सीजन का अलग गुण होता है। तो यौगिक के सूत्र में उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या ज्ञात हो जाती है। यानी कि 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है। तो ये क्या हो गया, यौगिक में क्या होते हैं, भिन्न भिन्न तत्वों के भिन्न भिन्न गुण होंगे इनके यौगिक के। और जो इनमें संख्या होती है नीचे, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होती है नीचे, इसकी संख्या ज्ञात हो जाती है। जैसे नमक, ग्लूकोज, नमक को क्या कहेंगे, NaCl। तो सोडियम का गुण अलग है, क्लोरीन का गुण अलग है। ग्लूकोज, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, CaCO3। जल को कहते हैं H2O आदि। तो हम ये लोग तत्व एवं उसके वर्गीकरण को स्पष्ट करना है। तो तत्व पढ़ लिए, उसके बाद हम लोग यौगिक, और उसके बाद क्योंकि तत्व से क्या मिलकर बना है, यौगिक, और यौगिक से मिलकर के अनिश्चित अनुपात में तत्वों के मिलने से मिश्रण बनता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थ या दो या दो से अधिक तत्व अनिश्चित अनुपात में, इरेगुलर रेशियो में मिलकर, यानी कि मान लीजिए 1:3:5 के अनुपात में, चाहे 1:6:2 के अनुपात में तीन तत्वों को मिला देते हैं, चाहे दो तत्वों को, तो आपके क्या होते हैं, अनिश्चित अनुपात में मिलकर मिश्रण बनाते हैं। जैसे सिरका, सिरका का फार्मूला क्या होता है, CH3COOH। तो इसमें CH3 अलग, CH3CO माइनस अलग अनुपात में, हाइड्रोजन अलग अनुपात में, ऑक्सीजन अलग अनुपात में मिला रहेगा। पीतल, सोडा वाटर, ठीक है, सिरका हो गया, पीतल हो गया, सोडा वाटर हो गया, वायु हो गया। वायु क्या है, मिश्रण है। ये एग्जाम पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए मिश्रण, ये बड़े बड़े एग्जामों में पूछता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वायु क्या है, एयर क्या है, तो एयर क्या है आपका, एक मिक्सर है। क्यों मिक्सचर है, क्योंकि एयर में क्या होता है, हाइड्रोजन, एयर में क्या होता है, नाइट्रोजन भी होता है, सल्फर भी होता है, आर्गन भी होता है। तो इस प्रकार आपके ऑक्सीजन होते हैं, तो इसमें भिन्न भिन्न अनुपात में मिले होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन 21% है, नाइट्रोजन 78% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, 0.07 आपका क्या है, अन्य गैसें हैं। तो इसीलिए क्या है, वायु आपका मिश्रण है। कोई पूछेगा वायु मिश्रण क्यों है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन का अनुपात, ऑक्सीजन का अनुपात और भिन्न भिन्न गैसों का अनुपात अलग अलग है, ठीक है। 0.03% CO2 है, 0.07% क्या है आपका अन्य गैस है, इसीलिए वायु मिश्रण है। शरबत आदि। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 क्या है, रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं अभिक्रिया, अभिकारकों मतलब रिएक्टेंट, अभिकारकों मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। जैसे देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में, चलिए हम मिलाते हैं आपका H प्लस और प्लस OH माइनस, इसको मिला के हमने बना दिया जल H2O, ठीक है। तो इसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों, तो जो ये H प्लस OH माइनस, ये क्या है, अभिकारक है, रिएक्टेंट है एवं अभिक्रिया, और ये पूरा जो लिखे हैं इसको हम लोग अभिक्रिया कहेंगे। के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों को प्रतीक, ये प्रतीक लिख लिया मैंने H2O का, और सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। ये आपका एग्जाम्पल हो गया, और इसी को क्या लिख दिया गया है, शाब्दिक भाषा में परिभाषा लिख दिया गया है। तो रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, तो चलिए रासायनिक समीकरण बनाने के लिए निम्नलिखित तथ्यों की जानकारी जरूरी है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का ज्ञान, कि H प्लस मिला रहे हैं और OH माइनस मिला रहे हैं, तो ये पदार्थों का ज्ञान रहना चाहिए कि किसको कितनी मात्रा में मिलाना है लैब में। अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न उत्पादों का ज्ञान, कि इनको मिलाने से क्या बनेगा। पता चले आप कुछ और बना रहे हैं, अब बन गया बम, या बन गया आपको नुकसान पहुंचाने वाला गैस, तो सोच समझ कर मिलाना चाहिए। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न उत्पादों का ज्ञान, अभिकारकों, रिएक्टेंट तथा प्रोडक्ट, जो आप अभिकारक मिला रहे हैं और जो उत्पाद बन रहा है उसके संकेत अथवा सूत्र का ज्ञान होना चाहिए। अभिक्रिया के लिए उचित ताप, ठीक है, एवं उत्प्रेरक, उत्प्रेरक क्या करते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, रिएक्शन की रेडीनेस को बढ़ा देते हैं, यानी कि रिएक्शन स्लो हो रहा है तो उसको फास्ट कर देंगे या मीडियम स्पीड में ला देंगे ताकि प्रोडक्ट बन जाए। तो एवं उत्प्रेरक आवश्यकता अनुसार का ज्ञान कराते हैं।
तो इस प्रकार आपका रासायनिक समीकरण हो गया। अब कोई एक रासायनिक समीकरण लिख दीजिए, जैसे NaCl मिला लीजिए, नमक मिला लीजिए और कैल्शियम ये CaOH2 मिला लीजिए, तो क्या बन जाएगा, NaO बन जाएगा और CaCl बन कोई भी रिएक्शन आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 22, मृदा प्रदूषण के स्रोत एवं प्रभाव बताइए 2020 में। तो मृदा प्रदूषण के स्रोत, तो मिट्टी कैसे प्रदूषित होती है, मिट्टी कैसे खराब होती है वो बताना है। तो प्रदूषित वायु, जल, कीटनाशक पदार्थों की अधिकता तथा घरेलू अपमार्जकों के मिट्टी में मिल जाने से मिट्टी का संतुलन बिगड़ जाता है। इसी को मृदा प्रदूषण कहा जाता है। और मृदा प्रदूषण के स्रोत देखिए, तो मेन सोर्सेस ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, तो नगर पालिका से निकला अपशिष्ट, कारखानों तथा फैक्ट्रियों से निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ, कृषि अपशिष्ट, तो कृषि में प्रयोग होने वाले अनेक प्रकार के कीटनाशक, रसायन, पीड़कनाशक आदि भी मृदा प्रदूषण का स्रोत होते हैं। चौथा देखिए, आजकल उपयोग में लाई जाने वाली पॉलीथीन क्या है, मृदा प्रदूषण के स्रोत है। पॉलीथीन में क्या कर रही है, मिट्टी को प्रदूषित कर रही है। घरेलू अपशिष्ट जैसे कूड़ा हो गया, कचरा हो गया और डिटर्जेंट हो गया, तो कूड़ा, कचरा, डिटर्जेंट ये सब क्या हो जाएंगे, मृदा प्रदूषण के स्रोत हो जाएंगे। और मृदा प्रदूषण के प्रभाव देखिए, इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, पहला, मृदा प्रदूषण से विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं को पनपने का अवसर मिल जाता है। दूसरा क्या है इसका प्रभाव मृदा प्रदूषण से, गंदगी पर अनेक प्रकार के कीट तथा मक्खियां पनपती हैं जो रोगों को फैलाने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 23, भूकंप से आप क्या समझते हैं। तो भूकंप धरातल के ऊपरी भाग की वह कंपन स्थिति है जो कि धरातल के ऊपरी अथवा निचली चट्टानों के लचीलेपन व गुरुत्वाकर्षण की सम स्थिति में न्यून अवस्था से प्रारंभ होती है। भूकंप पृथ्वी के कंपन के कारण आता है। तो भूकंप क्या होती है, धरातल के ऊपरी भाग या में क्या होता है, कंपन होता है, और निचली जो नीचे चट्टान होते हैं पृथ्वी के नीचे क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार की प्लेटें हैं जो एक दूसरे पर तैर रही हैं। तो जब ये प्लेटें लड़ती हैं, टकराती हैं, तो क्यों टकराती है, क्योंकि लचीला है और गुरुत्वाकर्षण की बैलेंस करने के लिए न्यून अवस्था से प्रारंभ होती है, धीरे धीरे प्रारंभ होती है लड़ना, तो इसी को भूकंप कहते हैं। और क्या होता है, ऊपर जो भी होते हैं इमारतें वगैरह हिलने लगती हैं। प्रश्न नंबर 24, ज्वालामुखी क्या है, इसके प्रकारों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, जब धरती को फाड़कर वाष्प, राख, धुआं तथा गैसें बाहर निकलती हैं तो इस क्रिया को ज्वालामुखी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ज्वालामुखी कहा जाता है। ज्वालामुखी की विभिन्न परिभाषाएं विद्वानों ने दी हैं। एक भूगोलवेत्ता के अनुसार ज्वालामुखी लगभग शंक्वाकार पर्वत है। ज्वालामुखी क्या है, ऐसे शंक्वाकार पर्वत है जो भूगर्भ से यानी कि जमीन के अंदर से नली के द्वारा, जमीन के अंदर से क्या होता है, नली के द्वारा ऐसे उष्ण वाष्प, बहुत तेज वाष्प, गैस, लावा तथा अन्य चट्टानी पदार्थों का प्रवाह धरातल पर लाता है। ये किसी भूगोलवेत्ता के अनुसार है। अब देखिए ज्वालामुखी के किसी और भूगोलवेत्ता के अनुसार परिभाषा क्या है। तो कैडनर एक भूगोलवेत्ता है, उनके अनुसार ज्वालामुखी एक सपाट शंकु है। क्या है, सपाट शंकु है जो एक नली के द्वारा पृथ्वी की गहराई से संबंधित होता है। यह भूगर्भ से गैसें, ठोस एवं जलते हुए पदार्थों को बाहर निकालने में विकास का कार्य संपन्न करता है। और ज्वालामुखी के प्रकार देखिए, तो ज्वालामुखी के प्रकार, तो ज्वालामुखी प्रमुख रूप से निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला, सक्रिय ज्वालामुखी। चलिए सक्रिय ज्वालामुखी पढ़ते हैं। तो सक्रिय ज्वालामुखी में प्रायः विस्फोट तथा उद्भेदन होता ही रहता है। सक्रिय ज्वालामुखी में क्या होता है, जमीन के अंदर से लावा, गैस वैस क्या होता है, निकलता रहता है, फूटता रहता है। उद्भेदन मतलब छेद करके निकल जाता है। इनका मुख हमेशा खुला ही रहता है। तो जो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं उनका मुख क्या होता है, हमेशा खुला रहता है, और समय समय पर लावा निकलता है, धुआं निकलता है और अन्य पदार्थ जो हानिकारक होते हैं निकलते हैं, और शंकु का निर्माण होता रहता है। ये आपका सक्रिय ज्वालामुखी हो गया। सक्रिय ज्वालामुखी मतलब हमेशा एक्टिव और विस्फोट होने के लिए तैयार।
दूसरा प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी में दीर्घकाल से विस्फोट नहीं हुआ होता है, किंतु इसकी संभावनाएं बनी रहती हैं। यानी कि प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होता है? गुप्त गुंडा होता है। ठीक है, ये छिपा छिपा रहता है और एक ही बार अचानक फूट जाता है। ये जब कभी अचानक क्रियाशील हो जाते हैं तो जन धन की बहुत हानि होती है। इसके मुख से गैसें तथा वाष्प निकला करती हैं। ये प्रसुप्त ज्वालामुखी हो जाएगा। तीसरा विलुप्त ज्वालामुखी। विलुप्त ज्वालामुखी में विस्फोट प्रायः बंद हो जाते हैं और भविष्य में विलुप्त ज्वालामुखी क्या होती है? इसमें प्रायः विस्फोट बंद हो जाते हैं और भविष्य में भी कोई विस्फोट होने की संभावना नहीं होती है। इसका मुख मिट्टी, लावा आदि पदार्थों से बंद हो जाता है और मुख का गहरा क्षेत्र कालांतर में झील के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये आपका विलुप्त ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी का मानव जीवन पर क्या प्रभाव है? तो ज्वालामुखी का मानव जीवन पर प्रभाव। ज्वालामुखी की धूल और गैसें वातावरण को अपारदर्शी बना देती हैं, जिससे वायु परिवहन मुश्किल हो जाता है, श्वसन रोग बढ़ जाता है और सूर्यातप को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से भी रोकता है। यह पृथ्वी को ठंडा करता है। क्षेत्र में लावा का जमाव होने से वहां की जमीन को औरंध्र बनाता है, जिससे क्षेत्र में पानी की कमी हो जाती है। तो ज्वालामुखी से मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? कि जो ज्वालामुखी का धूल होता है और गैस होता है, वायुमंडल में आकर के वायुमंडल को क्या बना देता है? कोहरा धुंध टाइप अपारदर्शी बना देता है, जिससे वायु परिवहन क्या होता है? वायु सही से नहीं चलता है और श्वसन की बीमारियां लोगों में बढ़ जाती हैं। और जब सूर्य तप को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से भी रोकता है। जब ये धूल और गैसें जो ज्वालामुखी से निकली हुई हैं पूरे वायुमंडल में धूल गैसें फैल जाएंगी, तो सूर्य का जो टेम्परेचर है वो पृथ्वी पर अच्छे से नहीं पहुंचता है और पृथ्वी को क्या करता है? ठंडा करता है। क्षेत्र में लावा का जमाव होने से वहां की जमीन को और अंदर बनाता है। तो क्षेत्र में जब लावा का जमा हो जाता है तो वहां की जमीन क्या होते हैं? स्ट्रांग हो जाते हैं, यानी कि उनके बीच में कोई छिद्र नहीं रहता है, जिससे क्षेत्र में क्या रहती है? पानी की कमी हो जाती है। जब छिद्र नहीं रहेंगे तो पानी नहीं निकलेगी जमीन से। तो यही हो जाएगा ज्वालामुखी का मानव जीवन पर प्रभाव। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 देखिए। प्रश्न नंबर 25 क्या है? बाढ़ क्या है? यह किन कारणों से आती है? तो बाढ़ से आशय अतिवृष्टि मतलब अधिक वर्षा के कारण जब वर्षा जल नदी तटबंधों की सीमा तोड़कर अपने आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है और उसकी अधिकता हो जाती है तो उसे बाढ़ कहते हैं। बाढ़ के कारण। बाढ़ के कारण क्या है? बाढ़ निम्नलिखित कारणों से आती है। पहला, भारी वर्षा तथा चक्रवात बाढ़ का एक महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा, अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तीसरा, भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी में तीव्र गति से आने वाले चक्रवातों से भयानक बाढ़ आती है। चौथा, नदियों के ऊपरी भागों में वनों की कटाई के कारण अचानक बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। तो बाढ़ के कारण और बाढ़ से ऐसे हो गया। पांचवा देखिए बाढ़ के कारण। पांचवा बाढ़ का कारण ये है कि रेत एवं बजरी जमा होने से नदी तल ऊंचा उठ जाता है, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। छठवां, कई निम्न क्षेत्रों में ठीक प्रकार से जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण बाढ़ उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 26 देखिए। प्रश्न नंबर 26 क्या है? सूखा जैसी प्राकृतिक आपदा से बचाव हेतु क्या उपाय किए जाने चाहिए? उल्लेख करें। उत्तर, तो सूखा जैसी प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए क्या उपाय करना चाहिए? चलिए पढ़ते हैं। तो सूखा एक प्राकृतिक आपदा है। सूखा का आशय बड़े पैमाने पर विस्तृत क्षेत्र में जल की कमी है। जल की कमी के कारण खाद्यान्नों की कमी हो जाती है, उसे सूखा कहा जाता है। यह एक प्राकृतिक आपदा है। सरकार एवं जनता ने सूखे से बचाव हेतु निम्नलिखित उपाय किए हैं। पहला, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में
भूमिगत जल, वर्षा जल तथा धरातलीय जल को नष्ट होने से बचाया जा रहा है। दूसरा, फसलों के हेर-फेर की विधि को अपनाकर ऐसी फसलों की खेती की जाती है जो सूखे को सह सके। तीसरा, जल सिंचाई की लघु योजनाओं पर अधिक जोर दिया जा रहा है। चौथा, नहरों को पक्का करके पानी की कमी को दूर किया जा रहा है। इससे पानी को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। पांचवा क्या है? शुष्क भागों से स्प्रिंकलर जल सिंचाई विधि का प्रयोग किया जा रहा है। तो शुष्क भागों में क्या किया जाए? स्प्रिंकलर जल सिंचाई यानी कि छिड़काव विधि का प्रयोग किया जा रहा है। छठवां, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पीने का पानी एवं पशुओं हेतु चारे का प्रबंध किया जा रहा है। सातवां, वर्षा जल का बोरिंग द्वारा जल संप्रेषण द्वारा भवनों का वर्षा जल भूतल में डाला जा रहा है, जिससे धरती की नमी को बचाए रखा जा सके। आठवां, वृक्षारोपण पर अधिक जोर दिया जा रहा है, जिससे धरती की अंतः परतों में पानी का स्तर बढ़ सके। नौवां देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जलाशयों को गहरा खुदवा कर जल संचय क्रिया संपन्न की जा रही है। 10वां, नदियों में स्थान स्थान पर बांध बनाकर जल की रुकावट की जा रही है। तो इस प्रकार हम लोग सूखा पढ़ लिए। चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए, सेकंड सेमेस्टर प्रशिक्षुओं के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।